नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पीटीईटी 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने 30 प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लिया था। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे पीटीईटी की जगह शायद बीएसटी से लिख दिया है गलती से। हम पीटीईटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम 31 से प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पारस्परिक रूप से असंगत है? अब क्या है, अधिकांश कवि अहमवादी नहीं होते हैं। दूसरा है, अधिकांश कवि विनम्र होते हैं। तीसरा है, कुछ कवि अहमवादी होते हैं। और चौथा है, कुछ कवि गैर अहमवादी होते हैं। देखो, इसमें दो ऐसे पारस्परिक यानी दो तथ्य, ठीक है, ए बी सी डी में से दो दो करके देगा और हमारे को बताना है कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे देखो दूसरे में क्या दिया, बी और सी। बी और सी का मतलब बी तो कह रहा है कि अधिकांश कवि विनम्र होते हैं और सी कह रहा है कुछ है वो अहमवादी होते हैं। तो अधिकांश विनम्र और कुछ अहमवादी ये एक साथ हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा है ए और सी। तो ए और सी की बात करें यानी पहला और तीसरा। पहला कह रहा है कि अधिकांश कवि अहमवादी नहीं होते हैं और तीसरा कह रहा है, ये सी कह रहा है कि कुछ कवि अहमवादी, अधिकांश कवि अहमवादी नहीं होते तो कुछ अहमवादी हो सकते हैं। अधिकांश नहीं होते हैं, कुछ तो हो सकते हैं, तो ये भी संगत है। फिर सी और डी। अब देखो सी और डी को बात करोगे तो सी में कह रहा है कुछ कवि है वो अहमवादी होते हैं और डी कह रहा है कुछ कवि गैर अहमवादी नहीं होते। गैर अहमवादी नहीं होते इसका मतलब भी अहमवादी होते हैं, यानी बात वही है, यानी ये भी संगत है। अब देखो पहले में ए और डी। ए और डी, ए तो क्या कह रहा है कि अधिकांश कवि अहमवादी नहीं होते हैं, अहमवादी नहीं होते हैं। ठीक है, और डी कह रहा है कुछ कवि गैर अहमवादी नहीं होते हैं। गैर अहमवादी यानी अहमवादी नहीं, और नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है, कुछ कवि क्या है, अहमवादी होते हैं। इसका मतलब चौथे का ये हुआ कि कुछ कवि गैर अहमवादी यानी अहमवादी नहीं होना नहीं होते। इसका मतलब क्या है, अहमवादी होते हैं। और पहला कह रहा है कुछ अधिकांश कवि है वो अहमवादी, भाई पहला कह रहा है कि अधिकांश कवि अहमवादी नहीं होते हैं, दूसरा कह रहा है कि कुछ कवि गैर अहमवादी नहीं होते हैं। तो ये तो दोनों विपरीत हुआ। कुछ कह रहा है कि अहमवादी नहीं होते हैं, कुछ कह रहा है गैर अहमवादी। गैर अहमवादी अहमवादी का उल्टा। ठीक है, तो यानी ए और डी एक दूसरे से एक साथ मिल नहीं पा रहे, यानी पहला ऑप्शन हुआ है वो असंगत। अब निम्नलिखित का अगला शब्द बताना है। तो देखो पहला इसका अक्षर क्या है, पहले में तो ये डी है, दूसरे में एफ है, तो डी ई छोड़कर एफ आया, एक बीच में अक्षर छोड़ा एफ, फिर जी छोड़ के एच आया, तो इसका अगला आएगा उसमें एच के बाद क्या आता है, आई छोड़ के जे आएगा। तो जे कौन से में है, तो देखो जे तो एक में ही है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी ये डायरेक्ट उत्तर। बाकी वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाकी वालों में भी क्या है, सी के बाद डी छोड़कर ई आया और ई के बाद एफ छोड़ करके जी आया, एक एक छोड़ करके आ रहे हैं सब। ठीक है, तो इसमें तो पहला चेक करते ही आपका हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत क्या है, चौथी संख्या का 3 गुना है। अब प्रथम तीन का औसत अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रथम तीन का औसत क्या है, कोई भी मान लो आप, मान लो जैसे प्रथम तीन का औसत कितना है, x मान लिया, पहली तीन संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम तीन का औसत x है और चौथी संख्या वो भी मालूम नहीं, और मान लेते हैं चौथी संख्या है वो क्या है, तो वो भी मान लो, ये x माना है तो उसको y मान लो। फिर क्या कह रहा है, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है। अब प्रथम तीन का औसत x है और चौथी संख्या y है,
तो प्रथम तीन का औसत x है तो उनका योग कितना हो जाएगा, जोड़ तीनों का, यानी पहली तीन का एवरेज x है, यानी प्रत्येक x के बराबर समझो, तो तीनों का टोटल योग कितना हो जाएगा, 3 गुणा x क्योंकि 3 है, और चौथी संख्या तो अकेली है, वो क्या है, y। अब चारों का औसत क्या हो जाएगा, चारों संख्याओं का औसत, तो 3 का योग है वो कितना है, 3x, उसमें चौथी संख्या जोड़ दी, और भाग में अब संख्याएं टोटल कितनी होगी, उसका भाग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अब संख्या 4 होगी उसका भाग, और जबकि चार संख्याओं का औसत पहले से ही हमारे को दे रखा है, कितना है, 5, यानी ये किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर। ठीक है, ये तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, क्या दे रखा है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3x प्लस वाई बराबर, ये जो 4 है भाग में उस बराबर के उस साइड भेजूंगा तो गुणा में होगा, गुणा में 5 के गुणा में 4 होगा तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20। एक समीकरण ये बना के रख दो। दूसरा क्या कह रहा था कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत, प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या है, चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो प्रथम तीन का औसत अपन ने x माना है और चौथी संख्या क्या मानी, y, तो y का 3 गुना क्या होगा, 3y, यानी x के बराबर क्या है, 3y, x के बराबर 3y है वो इस समीकरण में रख दो, तो क्या हो जाएगा, 3 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का निशान है, गुणा में x की जगह क्या है, y, तो मैं 3y रख देता हूं और प्लस y बराबर 20 हो गया। अब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, साथ में क्या है, y, और प्लस y बराबर कितना होगा, 20। अब 9y और y जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9y और 1y, वो कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना हो जाएगा, 20। अपने तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है, यानी y का मान ज्ञात करना है, तो चौथी संख्या अपन ने y तो मानी, तो यहाँ पे 10 गुणा में क्या है, y, अपने 10 को उस तरफ भेजना पड़ेगा क्योंकि y का मान लेना है, तो यहाँ पे गुणा में उस साइड जाती भाग में, तो भाग में जाएगा तो 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यहीं से डायरेक्ट काट दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2, ये उत्तर हो जाएगा। फिर क्या है, 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था, पीछे जाना है। देखो इस तरह के प्रश्न है, उसमें हम 94 से 95 में आ रहे हैं, स्टार्ट कहां से हो रहा है, नवंबर से, तो नवंबर 94 में कितने दिन शेष हैं, वो देखो 3 नवंबर तो हो गई थी, नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो नवंबर में कितने शेष रहेंगे, 3 घटाओगे 30 में तो 27। फिर दिसंबर 94, उसमें कितने होते हैं, 31। फिर जनवरी 95, उसमें कितने होते हैं, 31। फिर फरवरी 95, और फरवरी 95 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 28 की होगी। और क्या है, मार्च 20 मार्च तक है, तो मार्च के कितने दिन है गिने जाएंगे, 20 मार्च। ठीक है, या तो इन सबको जोड़ करके 7 का पूरा पूरा भाग दे दो, या फिर डायरेक्ट इनमें 7 का भाग दो। नवंबर में जो 27 है, 27 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार तो पूरा जाएगा, शेष क्या बचेगा वो लिख दो। आपको शेष से वही विषम दिनों की संख्या होती है वो लिखना है, तो शेष रहेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 चौके 28, शेष 3, यहाँ पे शेष 3, यहाँ पे पूरा पूरा जाएगा तो 0, यहाँ पे 20 में 7 दूनी 14, शेष कितना रह जाएगा, 6। अब इन सबको जोड़ दो, 3 और 3 6 और 3 9 और 0 9 और 6 15। अब 15, अब क्या करना है, 15 में 7 का भाग 2 फिर से जा रहा है, तो 7 का 2 बार पूरा पूरा जाएगा, तो शेष क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर 3 नवंबर 94 का वार दे रखा होता और मार्च 95 का ज्ञात करना होता तब तो करते प्लस, क्योंकि आगे बढ़ते, लेकिन अपने को 95 वाला दे रखा है, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस। भाई 20 मार्च 1995 वाला दे रखा है और 94 वाला ज्ञात करना है, तो माइनस, माइनस मतलब सोमवार से एक पीछे, सोमवार से पीछे वाला, यानी सोमवार से पहले वाला दिन कौन सा होगा, रविवार। ये डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो नीचे दिए गए कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक आधार पर सही, पहले तो कथन को इसमें सही मानना होता है हमेशा, तो अधिकांश शिक्षक मेहनती होते हैं,
ये कह रहा है अधिकांश, मतलब पूरे की तो बात नहीं कर रहा है कि पूरे मेहनती होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ शिक्षक मेहनती होते हैं, अधिकांश मेहनती होते हैं, तो कुछ वाला तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? अधिकांश मेहनती है तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मेहनती नहीं हो, यानी ये दूसरा वाला निष्कर्ष निकल सकता है। तो कौन सा सही होगा? केवल एक सही, तो एक तो गलत है। केवल दो सही, ये वाला, ठीक है। बाकी दोनों है नहीं सही, और ये भी। तो चूंकि क्या है, अधिकांश शिक्षक मेहनती है तो कुछ मेहनती नहीं, यानी ये हो जाएगा 35 में। फिर 36 है, निम्न में से कौन सा कथन पूर्णतः अतार्किक है, तार्किक नहीं है, वो बताना है। वह विवाहित था लेकिन उसने अभी हाल ही में शादी की। वह अविवाहित था तो पहले अविवाहित हो सकता है और बाद में शादी कर सकता है, ये तार्किक है। वह अविवाहित है लेकिन उसने अभी हाल ही में शादी की। उसने अभी हाल ही में शादी की तो अविवाहित है कैसे? हाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये तार्किक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जैसे तीसरा देखोगे तो जब उसने शादी की वह अविवाहित नहीं था, तो हो सकता है जब शादी की जब अविवाहित नहीं था, पहले से शादी कर रखी हो, दूसरी कर रखी हो, तो ये भी तार्किक हो सकता है। फिर चौथा है, जब अविवाहित था वह शादीशुदा नहीं था, तो ये तो होता ही, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा है वो उसमें राइट हो जाएगा। अब देखो श्रृंखला में विलुप्त नंबर, तो 8 से देखो 24 किस तरह आ सकता है? 8 को मैं 3 से गुणा करूं तो 24, 24 से 12, यानी 24 में मैं अगर 2 का भाग दूं तो 12। फिर अगर वापस इसको 3 से गुणा करूं तो 12 3 36। फिर 36 में 2 का भाग दूंगा तो 28। फिर उसको 3 से गुणा करूंगा तो क्या होगा? 54। एक तो ये चल रहा है, यानी 36 ऑप्शन में है क्या? है। तो ये एक और दूसरी इसमें, यानी एक बार इसमें 3 का गुणा और फिर अगली बार 2 का भाग। एक और तरीका है कि इसमें 2 सीरीज बन जाएगी, ज्यादा होती है तब देखना कि 2 सीरीज बन सकती है, जैसे 8 और 12 और 18 ऐसी। और तो इसमें क्या है, 8 से 12 किस तरह बनता है? 8 का 1.5 गुना 12 होता है। 8 में 8 का आधा जोड़ा यानी 4 जोड़ा तो 12, 12 में 12 का आधा जोड़ा यानी 6 जोड़ा तो 18। फिर अगली आएगी उसमें 18 में 18 का आधा 9 जोड़ेंगे तो 27, ऐसी होगी। और दूसरी सीरीज ये बनेगी, कौन सी? ओके, ये 24, फिर ये और फिर ये। तो इसमें भी इसी तरह होना चाहिए, यानी 24 का आधा कितना होता है? 12, 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। फिर 36 का आधा 18, 18 36 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 54। तो ये 2 श्रृंखला है, तो इस तरह भी 36 हमारा आता है, दोनों तरीके से। यदि एक कूट भाषा में राउंड्स को रोनुड्स लिखा जाता है, यानी क्या किया है इसने? बीच वाले ये 2 अक्षर चेंज किए, यू एन को क्या किया है, यहाँ पे आकर एन यू किया है, बाकी ऐसे कैसे रखा है। तो प्लीज को क्या करेंगे, तो प्लीज में भी बीच वाले 2 अक्षर चेंज कर देना, ई ए की जगह ए ही कर देना। कहाँ है ए? दूसरे में, ठीक है। बाकी ऐसे कैसे हैं, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर जिस तरह 34 का संबंध 12 है, तो 34 यानी 3 और 4 ये 2 अंक है, इससे किस तरह 12 आ सकते हैं? तो ये 3 और 4 है, उसको 3 गुना 4 करूं तो 12 आ सकते हैं। उसी तरह 59 का, 59 में 5 गुना 9 करूंगा तो क्या आएगा? 45 ऑप्शन में है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। फिर 40 में क्या है? समानुपात के एक और दिए गए शब्दों, 2 शब्दों के बीच एक निश्चित संबंध है, और समानुपात की दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है। इस शब्द के साथ समान संबंध रखने वाला दूसरा अन्य शब्द दिए गए शब्दों के विकल्पों में खोजें। देखो इसके इस तरफ पहले ये पिघला और तरल, इसमें संबंध, यानी कोई भी बर्फ जैसे है तो पिघलेगी तो क्या बनता है? तरल या द्रव बनता है। तो वो चीज फ्रीज होगी यानी जमेगी तो क्या बनेगा? तरल की बजाय क्या बनेगा? जमेगा तो ठोस होगा, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसी तरह का संबंध बताना था। फिर क्या है? आज एवं वरुण का जन्मदिन है। वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद वो 12 वर्ष पूर्व से दुगुना हो जाएगा। अभी वरुण की आयु क्या है? अपने को तो मालूम नहीं है वरुण की आयु, तो माना वरुण की आयु क्या है? वर्तमान वाली मान लेते हैं, अभी वाली क्या है, ठीक है। वरुण की आयु अभी मान लेते हैं
एक्स है, ठीक है, एक्स वर्ष का है। आज से 1 वर्ष बाद, यानी आज जैसे एक्स वर्ष का है तो 1 वर्ष बाद क्या होगा, एक्स प्लस 1। 12 वर्ष पूर्व जैसे आज एक्स वर्ष का है तो 12 वर्ष पूर्व यानी इससे 12 कम कर दो, ये वो उस टाइम की एज हो जाएगी। 12 वर्ष पूर्व से दुगुना था तो 12 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 12 था, और उसका दुगुना करेंगे वो आज से 1 वर्ष बाद की एज के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1, अब देखो 2 का अंदर x से गुणा होगा तो 2x, फिर माइनस 2 का 12 से गुणा होगा तो 24, यानी कोष्ठक के बाद जो संख्या होती है अंदर वाली सारी संख्याओं से गुणा होती है। अब क्या होगा, अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x वाले सारे एक तरफ रखो, तो जैसे 2x इस तरफ है और इस x को मैं उस तरफ बराबर के ले जाऊंगा तो इधर कैसा है, आगे कुछ निशान नहीं मतलब प्लस है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या है, एक तो है ही प्लस का, और ये माइनस का 24 से उस तरफ भेज दूं ताकि x वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ, माइनस का 24 बराबर के उस तरफ जाते ही क्या हो जाएगा प्लस का 24। अब क्या हो जाएगा देखो, 1 और 24 कितना होगा 25, बराबर 2x में से x जाएगा तो क्या है x बराबर 25 आया, और x हमने क्या माना था, वरुण की वर्तमान आयु, और पूछा भी क्या है, वरुण की अभी की आयु यानी वर्तमान आयु, ठीक है, तो वो कितने वर्ष का है, अभी 25 वर्ष का। इस तरह के प्रश्नों में हमें समीकरण बनाना होता है, नहीं तो फिर ऑप्शन से आप करना, ऑप्शन से करना कि जैसे वर्तमान में 25 है, ठीक है, तो ऑप्शन में कह रहा है वो करना, आज से 1 वर्ष बाद कितने का होगा, ये 26 का होगा, ठीक है, और 12 वर्ष पहले तो अभी 25 है तो 12 वर्ष पहले कितने का होगा 13 का, उससे दुगुना तो 13 का दुगुना करेंगे तो 26, ये बराबर हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, बाकी में ये संतुष्ट करेगा नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन से भी। अब 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, यानी टोटल उसमें 60 स्टूडेंट है। वार्षिक खेल में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 3:2 है, और खेल में भाग नहीं लेने वाली लड़कियों की संख्या खेल में भाग नहीं लेने वाले लड़कों से 5 ज्यादा है। यदि खेल में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी है 15, तो भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2, तो ये भाग लेने वाले पहले लड़का बोला है इसलिए लड़के और बाद में लड़कियां, और भाग लेने वाले लड़के कितने हैं 15, यानी 3 किसको बता रहा है 15 को, तो 2 किसको बताएगा 3 15 को, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 1 किसको बताएगा 5 को, तो 2 किसको बता देगा 10 को, यानी 15 तो लड़के खेल में भाग लेते हैं और 10 लड़कियां, ठीक है, तो भाग लेने वाले लड़के तो हो गए 15 और लड़कियां कितनी हो गई 10। अब टोटल कितने हो गए भाग लेने वाले, तो 15 लड़कियां और 10 लड़के, यानी 25 लोगों ने इसमें भाग लिया, और कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे 60, तो 60 में से 25 घटा दोगे तो कितने रहेंगे 35, तो 35 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया। अब क्या कह रहा है कि खेल में भाग नहीं लेने वाली लड़कियों की संख्या खेल में भाग नहीं लेने वाले लड़कों से 5 ज्यादा है, यानी लड़के मान लो कि x खेल में भाग नहीं लेते हैं तो लड़कियां क्या है x से 5 ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों का योग लड़के और लड़कियों का कितना होगा, खेल में भाग नहीं लेने वाले कितने रहे से 35 के बराबर होना चाहिए। अब x और x जोड़ोगे तो कितना होगा 2x, और प्लस 5 के बराबर क्या हो जाएगा 35। इस 5 को मैं प्लस का है उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और उस साइड भेज देता हूँ तो माइनस का 5, तो 2x के बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 5 यानी 30। 2 यहाँ पे गुणा में उस साइड जाते ही भाग में, इसलिए 2 का भाग 30 में कितनी बार चला जाएगा 15, 2 से 30 को काट दिया तो x बराबर 15, और x हमने किसको माना था लड़कों की संख्या, इसने क्या पूछी है कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या में भाग लेने वाली भी आएगी और नहीं लेने वाली भी। अपने x आया, x क्या आया है 15, यानी भाग नहीं लेने वाले लड़के कितने हैं 15, और लड़कियां क्या होगी x प्लस 5 उससे 5 ज्यादा है भाग नहीं लेने वाली, यानी 20 लड़कियां तो भाग नहीं ले रही, और भाग लेने वाली लड़कियां कितनी थी 10 भाग ले रही है और 20 नहीं ले रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30।
तो ऑप्शन नंबर 3। बस इसका ध्यान से रखना कि पूछा क्या है, कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं ये पूछा, ये नहीं पूछा कि कितनी भाग नहीं ले रही है या ले रही है, वो नहीं पूछा, टोटल पूछा। यदि डिस्टरबेंस शब्द में पहले वर्ण को आखिरी से बदल दिया जाए, इसी तरह दूसरे को 10वें वर्ण से बदल दिया जाए, आगे भी इसी तरह बदलते रहें, तो इस प्रकार जो नया शब्द बने उसमें टी के बाद कौन सा शब्द, यानी पहले को आखिरी से बदल रहे हैं, ठीक है, डी को किससे बदल रहे हैं, ई से, यानी ई की जगह डी और डी की जगह ई हो जाएगा। फिर ये जो आई है उसको बदल रहे हैं किससे, सी से, तो आई की जगह सी और सी की जगह क्या हो जाएगा, आई। ऐसे बदलने के बाद पूरा ये शब्द बनेगा, ठीक है, ऐसे बदलते रहो। अब बोला है टी के बाद, तो ऐसा आप लिख देना, और उसके बाद टी के बाद तो टी ये है, इसके बाद कौन सा आ रहा है, एस, एस हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि लेप्टोस्कोपी शब्द से वर्णों का क्रम बदले बिना एक वर्ण का एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का मतलब होते हैं ऐसे शब्द जिनके कुछ अर्थ निकलते हो, तो वो अपने को मालूम होना चाहिए कि इस स्पेलिंग से क्या क्या शब्द बनेंगे। तो इसमें देखो लेप्टोस्कोपी में टोटल 11 वर्ण है और प्रश्न के अनुसार बनने वाले शब्द कौन से हैं, देखो PAR एक शब्द ये बन रहा है, इसका कुछ अर्थ होगा, ठीक है। कॉपी एक शब्द ये बन रहा है, ROSE ROS और Y वाला बिना शब्द बदले, और एक है वो OR, इस तरह 4 बन रहे हैं, तो 4 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सार्थक शब्द देखने, यानी अंग्रेजी में जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। अब क्या है, एक परिवार में 6 सदस्य P Q R S T और U है, टोटल 6 हैं। इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी ऐसे होंगे जिसमें 2 पति होंगे और 2 पत्नी हो जाएंगे, 2 विवाहित जोड़े, यानी ठीक है 4 तो विवाहित हो जाएंगे। Q एक डॉक्टर है और T का पिता है। देखो Q क्या है, डॉक्टर, और पिता किसका है, T का। फिर R का दादा U ठेकेदार है। अब R है, उसका दादा कौन है, U है, और वो क्या करता है, ठेकेदार, ठीक है। S T की दादी है, अब S है वो T की दादी है, ये T है, इसकी दादी कौन है, S, अब T की दादी हो जाएगी S। S T की दादी और एक गृहिणी है, यानी काम क्या करती है, घर का काम करती है, गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स और एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। तो निम्न में से कौन निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का एक समूह है। अब पुरुष कौन है, देखो पिता है वो पुरुष हो सकता है, तो Q है वो क्या है, निश्चित रूप से पुरुष है, और दादा है वो भी क्या होगा, पुरुष, यानी Q और U है वो तो डेफिनेटली क्या है, पुरुष है। और बाकी के बारे में ये S है वो है नहीं, क्योंकि दादी बता रखा है, और बाकी छात्र और उनकी लिंग के बारे में हमें जानकारी नहीं, तो Q और U है वो डेफिनेटली पुरुष है, बाकी का हमें पता नहीं, तो एक हो जाएगा ऑप्शन। फिर देखो प्रश्न है, A बेटा है B और C का, तो यहाँ पे बना दो, या तो नीचे बनाओगे तो इस तरह बना दो, जैसे B और C, इनका बेटा कौन है, A, ठीक है, ये बेटा कर लो B और C, और B की बहन का बेटा D है। अब B की बहन का बेटा वो क्या है, D, D क्या है, इसकी बहन का बेटा, ठीक है, और बेटी E है, B की बहन का बेटा तो D है और बेटी क्या है, ठीक है, ये मैं
थोड़ा मिटा के कर देता हूँ, पहले बहन उसकी कर देता हूँ बी की। चलो ये बी की बहन हो गई। अब उस बहन के बेटा तो है, उसका नाम डी है, और बेटी है, उसका नाम क्या है, ई है। एफ डी का मामा है भाई, बेटा हो गया डी, और ई क्या है, बेटी थी। एफ डी का मामा है, तो एफ डी का मामा है, ये एफ है, ये डी है, डी का मामा कौन है, एफ। ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्या बन रहा है, ए का डी से, तो देखो डी से हम चलेंगे, तो डी क्या है, बी की बहन है, ठीक है, और उसका बेटा है। और ये इसका मतलब ये बी है वो क्या हुआ, डी का क्या होगा, मामा होगा। बी है वो डी का क्या होगा, मामा, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, इसका बेटा। अब क्या हो जाएगा, ए का डी से, ए डी के क्या है, तो मामेरा भाई हो गया ना उसका, ठीक है, मौसेरा भाई या मामेरा भाई इसने लिखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बी है वो मामा ही हो, क्योंकि बी बी की बहन का बेटा, ये जरूरी नहीं है कि बी है वो मामा ही है। बी लेडीज होगी तो क्या होगी, मासी हो सकती है उसकी, तो इसलिए इसको मौसेरा बेटा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डी है, डी की माँ की बहन या भाई कोई भी हो सकता है बी, तो या तो मामा होगा या मासी होगी, उसका बेटा ए, तो इससे संबंध क्या हो गया, मौसेरा भाई। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो एक कूट भाषा में किसको क्या कहते हैं, इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट, ठीक है, और 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें। तो देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है, अच्छी लिखा हुआ है, अच्छा समझो, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। और इनमें कॉमन क्या, कौन सा अक्षर है, तो इसमें बोलोगे कि 4 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब 4 का अर्थ है अच्छा। 4 किसको बता रहा है, अच्छा को, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, और तस्वीरें। देखो तस्वीरें हैं, थोड़ा अलग कलर लेता हूं मैं, चलो ये तस्वीरें, इसमें भी लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में यहाँ पे कौन सा अक्षर कॉमन है, यहाँ पे क्या है 7, और यहाँ पे भी क्या है 7, इसका मतलब 7 का अक्षर क्या हुआ, तस्वीरें, ठीक है। इसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या का मतलब देखें, तो देखें किसमें है, इसमें, इसमें से अच्छी वाला मालूम चल गया और तस्वीरें मालूम चल गया, अच्छा है 4 और तस्वीरें 7 है, तो रह गया कौन सा 8। 8 वो क्या होगा, देखें, ऑप्शन नंबर 4, ये उत्तर हो जाएगा 47। फिर क्या है नेक्स्ट, यदि फ्रेंड को हम ये संकेत में लिखते हैं, उसी को कूट भाषा में कैंडल को किस तरह लिखा जाएगा। देखो इस तरह के प्रश्नों में फ्रेंड कौन से नंबर पे आता है, छठे नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में, और एच कौन से नंबर पे आता है, एच आता है 8वें नंबर पे, यानी इसमें 2 जोड़ करके ये बनाया है। तो सी है, सी तीसरे नंबर पे आता है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, यानी ई से शुरू होगा, यानी डी वाले तो काट दो, ये बी से शुरू हो रहे हैं दोनों, अब इन दोनों में से होगा। फिर आर कौन से नंबर पे आता है, फ्रेंड का आर है वो 18वां नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे यू है, यू आता है 21 पे, यानी अब के क्या हुआ, इस 18 में 3 जोड़ा है, तो ये ए है, यहाँ पे कैंडल का ये 1 नंबर पे है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और 4 नंबर पे क्या क्या होता है, डी, तो इसमें डी है, इसमें तो एस है, इसलिए ये भी कट गया, सिर्फ रह गया ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर अभिकथन ए और तर्क के लिए सही विकल्प चुने। अभिकथन क्या है, कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग होता है। तर्क क्या है, हीरे में एक उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है।
अब कांच काटने के लिए ये अपने को एज ए जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग क्यों करते हैं हम? क्योंकि हीरा क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। हालांकि हीरे का अपवर्तनांक भी उच्च है, तो ये बात भी सही है कि कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग करते हैं, और ये बात भी सही है कि इसका अपवर्तनांक उच्च है, लेकिन इसकी व्याख्या है वो पूरी तरीके से तर्क है वो नहीं कर सकता है, करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन, ए सही है, ठीक है, लेकिन आर गलत है। देखो क्या है, डायमंड शीशे को काटने में प्रयुक्त होता है तथा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अत्यधिक होता है। ये दोनों तथ्य सही है, परंतु उच्च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण वो शीशे को काटने के काम में प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि वो अत्यधिक कठोर होने के कारण शीशे को काट देता है। तो इसमें ये 3 नहीं होगा, ठीक है। इसमें दे रखा है क्या होगा? 2। भाई जब दोनों सही है तो ये व्याख्या ही तो सही नहीं कर रहा है। भाई कांच का काटने के लिए उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कठोर है। तो ये इसका कारण ये नहीं है कि उच्च अपवर्तनांक के कारण है, हालांकि ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करता। 2 नंबर होगा, ठीक है। फिर क्या है? एक लड़के की फोटोग्राफ की ओर देखते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश ने लड़के की, और यहाँ पे कोई लड़का बना दो, ठीक है, ये खड़ा है। सुरेश ने क्या कहा कि ये मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। फोटोग्राफ था, ये फोटो है। अब सुरेश कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरी माता यानी सुरेश की माँ, ठीक है, और सुरेश की माँ का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र तो खुद सुरेश ही हो सकता है, दूसरा तो और कौन होगा। तो सुरेश का लड़के से क्या संबंध है, ठीक है। अब एक पात्र पुत्र का मतलब तो होता है खुद, ठीक है, और अगर एक मात्र नहीं पूछा होता तो क्या हो जाता? सुरेश ने क्या, ये मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है, यानी मेरी माता के एकमात्र पुत्र तो सुरेश और उसका पुत्र है, ठीक है। तो ये सुरेश का पुत्र हो गया, और सुरेश का पुत्र है, इसका मतलब सुरेश उसका पिता हो गया। तो सुरेश का लड़के से क्या संबंध है? तो सुरेश लड़के का क्या हुआ? पिता हो गया। तो हमने 2018 की जो पीटीयूटी हुई थी उसके जो रीजनिंग के प्रश्न थे वो आज कंप्लीट कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।